जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं सीआरपीएफ के लिए जो जीके का मॉक टेस्ट है। आपको 25 प्रश्न आने हैं और ये मॉक टेस्ट संख्या 4 है। 25 प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों भारत में जो गोथिक स्थापत्य कला थी ये किसके द्वारा शुरू की गई। तो दोस्तों सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, पुर्तगालियों के द्वारा भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत की गई थी। ये आप याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत आने वाला पहला जो पुर्तगाली था वो कौन था। तो आपको याद रखना है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। अगर आपसे पूछा जाए कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, दोस्तों 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। और ये कहाँ पर पहुंचा था 1498 में, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। तो ये भी आप याद रखिएगा, कालीकट बंदरगाह केरल में है। तो वास्को डी गामा ये भारत आने वाला पहला मतलब पुर्तगाली था। ये भी आप याद रखिएगा। तो गोथिक स्थापत्य कला किसकी देन है, पुर्तगालियों की देन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई है। तो विपक्ष के नेता की उपाधि किसे मिली। दोस्तों विपक्ष के नेता की उपाधि मिली है गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि मिली है। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो दोस्तों आपको याद रखना गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं आपके गोपाल कृष्ण गोखले। यह आप याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि गांधी जी ने अपना पॉलिटिकल गुरु किसे माना है। तो गोपाल कृष्ण गोखले को माना है। ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई है। क्लियर। तो ये भी आपको याद रखना है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में बनाई गई थी। ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे लिखा गया दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसको कहा गया है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और इनकी जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो कभी क्वेश्चन आए कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब होता है, तो 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इनको मतलब सरदार की उपाधि दी गई है बारदोली सत्याग्रह के दौरान। तो सरदार की उपाधि इनको बारदोली सत्याग्रह के दौरान दी गई थी गांव की महिलाओं द्वारा। तो ये भी आप याद रखिएगा, बारदोली सत्याग्रह ये सरदार पटेल ने किया था। ये भी आप याद रखें। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए यहाँ पे लिखा गया दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली है, लोकमान्य की उपाधि। और बाल गंगाधर तिलक की 3 किताबें आपके एग्जाम में पूछता है। मैं 2 बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। एक गीता रहस्य बहुत आती है एग्जाम में दोस्तों, गीता रहस्य। और एक किताब है इनकी द ओरियन। तो द ओरियन और गीता रहस्य ये दोनों किताबें किसकी हैं। तो बाल गंगाधर तिलक की हैं, गीता रहस्य और ओरियन। क्लियर हो दोस्तों। और दोस्तों तिलक ना, ये जो है तिलक, इनकी डेथ कब हुई थी। दोस्तों तिलक की डेथ हुई थी जिस दिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि तिलक की मृत्यु कब हुई थी। तो जिस दिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन लॉन्च किया था उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। क्लियर। तो आपसे पूछा गया था कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में विपक्ष का नेता गोपाल कृष्ण गोखले को कहा गया है। ऑप्शन डी। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, 1757 में। कौन किस किस के बीच। तो एक था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। तो ये भी आप याद रखिएगा। और साथ साथ कौन था दोस्तों, तो वो था आपका रॉबर्ट क्लाइव। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इसमें सिराजुद्दौला की जो सेना थी उसकी हार होती है, क्योंकि जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, इसने इसके साथ धोखा किया था और इसने सेना के सारे राज अंग्रेजों को बता दिए थे। तो सिराजुद्दौला जो था ये हार जाता है। तो आपसे पूछा गया था कि प्लासी के युद्ध में
अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया? लॉर्ड क्लाइव ने किया था। ठीक है दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, प्लासी का युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था? भागीरथी नदी के किनारे। भागीरथी नदी ये हुगली की ही एक नदी, सहायक नदी है, हुगली की ही धारा है, तो ये भी आप याद रखिए। भागीरथी नदी के किनारे प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे लिखा गया लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसका जनक माना जाता है? भारत में सिविल सेवाओं का जनक कौन है? तो भारत में सिविल सेवाओं का जनक है लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सेवाओं का जनक कौन है? तो भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवाओं का जनक माना जाता है। क्लियर? ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, सिंध राज्य और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ था? दोस्तों सिंध डाक नामक डाक टिकट भारत में कब जारी हुआ था? तो ये हमें बताना है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1852 में। 1852 ईस्वी में सिंध डाक टिकट जारी किया गया था भारत में पहली बार। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका 1854। अगर क्वेश्चन आए कि भारत में पहली बार टेलीग्राफ की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों भारत में पहली बार टेलीग्राफ की लाइन जो शुरू की गई थी वो 1854 में शुरू की गई थी। ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक शहर आया था मुंबई। दोस्तों अगर क्वेश्चन कभी आए कि मुंबई ये अरब सागर के कौन से द्वीप पर स्थित है, तो आपको याद रखना है कि मुंबई अरब सागर के सालसेट द्वीप पर स्थित है। ये पूछ लेता है एग्जाम में। तो मुंबई सालसेट द्वीप पर है। और 2011 की जनगणना में मुंबई भारत का सबसे बड़ा मेट्रो शहर है। 2011 की जनगणना में मुंबई भारत का सबसे बड़ा मेट्रो शहर है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो शिवाजी की जो राजस्व व्यवस्था थी, इसमें क्या है? काठी से राज्य की पूरी भूमि की माप ली जाती थी, ये सही है। उपज का 30% राज्य का राजस्व था, ये भी सही है। कृषक पैदावार से नगद रूप में राजस्व चुका सकता था, ये भी सही है। जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली करते थे, ये गलत है। जमींदारी प्रथा उस टाइम पे नहीं थी। तो शिवाजी के बारे में ये ऊपर के तीनों कथन सही है, नीचे वाला कथन गलत है। दोस्तों मैं बात करूँ शिवाजी के बारे में, तो शिवाजी का मंत्रिमंडल पूछा जाएगा आपसे कि शिवाजी का मंत्रिमंडल कैसा था? तो शिवाजी का मंत्रिमंडल अष्टप्रधान होता था। अष्टप्रधान शिवाजी का मंत्रिमंडल था, याद रखिएगा। और दोस्तों शिवाजी के टाइम में 2 कर पूछे जाते हैं आपसे, चौथ और सरदेश मुखी। चौथ जो 1/4 भाग था और सरदेश मुखी जो कि 1/10 भाग था। तो कभी क्वेश्चन आए कि चौथ और सरदेश मुखी जो कर थे, ये मतलब किसके टाइम में थे? तो शिवाजी के टाइम में थे। याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में आ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय दिया जाता है जेम्स विल्सन को। वर्ष 1860 में पहली बार जेम्स विल्सन ने बजट का प्रस्ताव भारत में रखा था। तो भारत में बजट का जनक कौन है? जेम्स विल्सन को भारत में बजट का जनक माना गया है। तो क्लियर है दोस्तों मैं बताता हूँ आपको बजट के बारे में। देखो बजट शब्द किस भाषा का शब्द है? अगर आपके एग्जाम में आए तो बजट शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसका मतलब है चमड़े का थैला। क्लियर? अब बजट भारत की राजकोषीय नीति का हिस्सा होता है। बजट जो होता है दोस्तों ये भारत की राजकोषीय नीति, मतलब भारत सरकार की जो राजकोषीय नीति है उसका हिस्सा होता है। राजकोषीय नीति का मतलब क्या है कि सरकार अपने आय और व्यय का वर्णन या आय और व्यय का ब्यौरा जिस नीति के तहत करती है, टैक्सेशन कितना होगा, उसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, कितने नौकरियों का टारगेट है, कितनी योजनाओं का टारगेट है, वो सारी चीज़ें राजकोषीय नीति का भाग बनती हैं। तो बजट राजकोषीय नीति का भाग है। दूसरा, भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? दोस्तों भारत में पहला बजट पेश किया था R.K. षटमुखम चेट्टी ने। ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। तो R.K. षटमुखम चेट्टी, इन्होंने भारत का पहला बजट पेश किया था, ये भी आप याद रखना। और भारत का पहला पेपरलेस बजट किसने पेश किया था? दोस्तों भारत का पहला पेपरलेस बजट तो वो पेश किया था आपका निर्मला सीतारमण ने। तो निर्मला सीतारमण के द्वारा भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है? और बजट की क्या कोई संवैधानिक उल्लेख है? देखो बजट शब्द संविधान में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन आर्टिकल 112 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण।
वार्षिक वित्तीय विवरण। तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है ये बजट के बारे में ही होता है आपका, तो ये आप याद रखिएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए, तो बजट का जनक कौन है भारत में? जेम्स विल्सन है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है लॉर्ड डलहौजी। कभी क्वेश्चन आए कि भारत में रेलवे का जनक कौन है? दोस्तों, भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी है आपका। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, ये आप याद रखिएगा। लॉर्ड मैकाले लिखा गया है। लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना गया है। अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना गया लॉर्ड मैकाले को, तो ये भी आप याद रखिएगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके प्रयास से शुरू की गई थी? लॉर्ड मैकाले के। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा, यानी कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा का निर्धारण किसके टाइम में हुआ था? दोस्तों, डूरंड रेखा का निर्धारण जो हुआ था ये लॉर्ड लैंसडाउन के काल के दौरान हुआ था। लॉर्ड लैंसडाउन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, एक आपसे पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा वो है रेडक्लिफ। तो रेडक्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, ये भी आप याद रखना। क्लियर। और ये आपका भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, लेकिन वर्तमान में डूरंड रेखा, वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। क्लियर हुआ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ना लॉर्ड मेयो लिखा गया है। लॉर्ड मेयो के टाइम में भारत में पहली जनगणना औपचारिक रूप से शुरू की गई थी। तो भारत में पहली जनगणना 1872 में किसके टाइम में आई थी? तो वो थी लॉर्ड मेयो के टाइम में। ठीक है। रिपन लिखा गया है। दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक है लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपसे पूछा गया था डूरंड रेखा का निर्धारण लॉन्सडाउन के काल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों, केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना जो की गई थी वो की गई है 1902 में। केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया पुरातत्व। और क्वेश्चन आए कि भारत में भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? दोस्तों, भारत में पुरातत्व का जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ये भारत में पुरातत्व का जनक है, ये भी आप याद रखिएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम। क्लियर। तो भारत में पुरातत्व का जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 1857 के दौरान निम्नलिखित नेताओं में से सबसे पहले किसने अपना बलिदान दिया था? दोस्तों, सबसे पहले 1857 की क्रांति में जो सबसे पहले बलिदान दिया था वो दिया था मंगल पांडे ने। मंगल पांडे को मतलब चर्बी लागू या कारतूसों का प्रयोग के विरोध करने के चलते इनको फांसी दी गई, क्योंकि इन्होंने सार्जेंट बॉक की हत्या कर दी थी उस केस में। तो इनको फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, और ये 1857 की क्रांति में पहला मतलब शहीद था जिसको फांसी दी गई थी। ठीक है दोस्तों। मंगल पांडे ये 34वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री उसके सैनिक थे। ये भी आप याद, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मंगल पांडे कौन सी इन्फेंट्री के सैनिक थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। इनको फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, बैरकपुर में इनको फांसी दे दी गई थी। क्लियर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? चपाती और कमल का फूल। चपाती और कमल का फूल, ये भी आप याद रखिएगा। चपाती और कमल का फूल 1857 की क्रांति का प्रतीक था, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहा गया? क्वेश्चन कहा गया है कि बौद्ध स्थापत्य चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? दोस्तों देखो, चैत्य का मतलब क्या होता है? चिंतन। चैत्य शब्द चिंतन को बताता है, और बिहार का मतलब होता है भ्रमण, मतलब बिहार का मतलब होता है रहने का स्थान। तो बिहार रहने को बताता है और चैत्य बताता है आपको किसको? चिंतन। चिंतन मतलब जहाँ पे आप बैठकर ध्यान लगाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी। देखो, चैत्य का मतलब होता है पूजा स्थल और बिहार का मतलब होता है निवास। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। एक स्तूप और पूछ लेता है दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में आए कि बौद्ध स्थापत्य कला में स्तूप क्या होता है, तो स्तूप जो होता है मरने के बाद जो समाधि के ऊपर गुंबदाकार आकृति बनती है उसे स्तूप कहा जाता है। क्लियर। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, सासाराम में स्थित बिहार के मकबरे का निर्माण किसने पूर्ण किया था? दोस्तों, सासाराम में जो बिहार मतलब शेरशाह का मकबरा है वो किसने बनाया था? इस्लाम शाह ने। ऑप्शन ए, इस्लाम शाह के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों, मैं बात करूं शेरशाह के बारे में, शेरशाह के बचपन का नाम क्या है? फरीद।
शेर शाह के बचपन का नाम है फरीद। और शेर शाह जो है ये अफगान है आपका, भारत में राज करने वाला दूसरा अफगान वंश है शेर शाह। तो ये अफगान वंश है इसका, और इसने सूरी वंश की स्थापना की थी। शेर शाह ने 2 युद्ध लड़े हैं, एक चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध 1900 नहीं 1539 में, और कन्नौज का युद्ध 1540 में लड़ा गया है। तो कन्नौज का युद्ध 1540, चौसा का युद्ध 1539, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों शेर शाह ने भारत में रुपया का शुरुआत की थी। कभी क्वेश्चन आए कि भारत में रुपये की शुरुआत किसने की थी? शेर शाह के द्वारा भारत में रुपये की शुरुआत की थी। ठीक है। और इसने काबुलियत और पट्टा जो भूमि सुधार की एक प्रणाली मानी जाती है, तो काबुलियत और पट्टा शुरू की थी, ये भी आप याद रखिएगा, काबुलियत और पट्टा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 कठिया पद्धति का संबंध किस प्रकार की खेती से था? दोस्तों 3 कठिया पद्धति ये नील की खेती से संबंधित है आपका। तो 3 कठिया पद्धति नील की खेती, इसे 3/20 भी बोलते हैं। 3 कठिया पद्धति को 3/20 भी बोलते हैं, मतलब 20 कट्ठों में से 3 कट्ठे भाग कर आपको नील की खेती करना है, ऐसा अंग्रेज कहते थे। ठीक है। और 3 कठिया व्यवस्था को खत्म करने के लिए गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में किया था, जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह ये गांधी जी ने किया था 1917 में। किसके खिलाफ था? नील की खेती के जो किसान हैं उनकी समस्याओं के खिलाफ था, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर। चलिए अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका कपास। कभी क्वेश्चन आए कि भारत का कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो भारत का कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। भारत का कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। और कपास को सिल्वर फाइबर कहा जाता है। सिल्वर फाइबर किस फसल का नाम है? तो दोस्तों कपास का ही नाम है सिल्वर फाइबर। और कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, याद रखिएगा। क्लियर। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है जूट। और क्वेश्चन आए कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो गोल्डन फाइबर कहा गया है जूट को। गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में। तो जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। क्लियर। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत में जूट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? कलकत्ता में। भारत में जूट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? कलकत्ता में है। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है कि अफीम जो होती है इसमें कौन सा मादक पदार्थ पाया जाता है? ये क्वेश्चन मुझे आप बताइएगा कि अफीम में कौन सा मादक पदार्थ होता है। तो 3 कठिया व्यवस्था नील की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो भारत में जो बिहार है, बिहार में नमक आंदोलन का नेतृत्व किया था राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, इन्होंने नमक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी। और राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी भी कहा जाता है। बिहार का गांधी किसे कहा गया है दोस्तों? बिहार का गांधी राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। क्लियर। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, राजेंद्र प्रसाद की किताब है इंडिया डिवाइडेड, ये बहुत आती है एग्जाम में। तो इंडिया डिवाइडेड किताब किसने लिखी है? दोस्तों राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही इंडिया डिवाइडेड किताब लिखी गई है, इंडिया डिवाइडेड। और ये जो राजेंद्र प्रसाद हैं, ये 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। तो ये भी आप याद रखिएगा कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नमक का सूत्र याद रखिएगा, NaCl। नेक्स्ट प्रश्न, द बिहार हेराल्ड प्रकाशन का प्रारंभ किसने किया था? एक समाचार पत्र है, इसका नाम है बिहार हेराल्ड। तो दोस्तों बिहार हेराल्ड समाचार पत्र ये गुरु प्रसाद सेन द्वारा शुरू किया गया है। गुरु प्रसाद सेन द्वारा शुरू किया गया था, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका गुरु प्रसाद सेन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? दोस्तों मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि, तो ये जो उपलब्धि हासिल की थी ये किसके टाइम में थी? तो जहांगीर के शासनकाल के दौरान चित्तौड़ की संधि की गई थी, ये भी आप याद रखें। दोस्तों जहांगीर के बचपन का नाम क्या है? जहांगीर के बचपन का नाम है सलीम। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। जहांगीर जो है दोस्तों ये शराब बहुत ज़्यादा पीता है, शराबी राजा है ये आपका। तो कोई भी क्वेश्चन आए तो ये भी आप याद रखिएगा। जहांगीर ने मतलब सोने की जंजीर लगवाई थी इलाहाबाद के किले में, जंजीर आदिल। तो इलाहाबाद नहीं सॉरी आगरा के किले में सोने की जंजीर किसने लगवाई थी? तो आगरा के किले में सोने की जंजीर लगवाई थी आपकी जहांगीर ने, ये भी आपको याद रखना है। और साथ साथ आपको याद रखना है इसकी पत्नी थी आपकी नूरजहां, जिसको मेहरुन्निसा की उपाधि भी मिली है, नूरजहां।
तो नूरजहाँ इसकी पत्नी का नाम है और इसका वास्तविक नाम क्या था, मेहरुन्निसा। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जहांगीर के टाइम में मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंची थी, तो ये चित्रकला प्रेमी है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों, जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। तो ये भी आप याद रखना कि गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी, तो जहांगीर ने करवाई थी। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, जिंदा पीर। और इसके शासनकाल में मतलब सबसे ज़्यादा हिंदू मनसदार रहते थे, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों, इसने आलमगीर की उपाधि भी धारण की है, आलमगीर की उपाधि धारण की है। और औरंगजेब बीड़ा बजाता है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे लिखा गया आपका अकबर ने 1582 ईस्वी में एक धर्म स्टार्ट किया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। तो दीन ए इलाही धर्म किसने स्टार्ट किया था दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म स्टार्ट किया था अकबर ने। तो ये भी आप याद रखिएगा, दीन ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था दोस्तों। चंदेरी का युद्ध जो हुआ ये 1528 में हुआ था। इसमें राजपूत राजा थे और एक तरफ था आपका मुगल बाबर। तो बाबर की सेना तो बाबर नेतृत्व कर रहा था, लेकिन राजपूतों की सेना का नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था, मेदिनी राय ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर विजय होता है, बाबर की जीत होती है, ये भी आप याद रखिएगा। 1528 में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, बाबर के बारे में ना एक चीज़ याद रखना, यहाँ से कभी क्वेश्चन आए कि भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था। तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप खाने का प्रयोग किया था। ठीक है, बाबर ने मतलब मुगल वंश की स्थापना की है। मुगल राजवंश भारत में 1526 में स्थापित हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में किस सूफी संत के विचारों को संकलित किया गया है दोस्तों। सिखों का जो आदि ग्रंथ है इसमें किस सूफी संत के विचार हैं, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फरीदुद्दीन गंजे सकर, फरीदुद्दीन गंजे सकर, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सिखों के कितने गुरु हुए हैं दोस्तों, सिखों के गुरु हुए 10। और सिखों का 11वां गुरु किसे माना जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब को। गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का 11वां गुरु माना गया है, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है इसके बारे में, तो ये आप याद रखना। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी दोस्तों। स्वावलंबन योजना जो शुरू की गई है, ये शुरू की गई थी सन 2010 में। 2010 में स्वावलंबन योजना शुरू की गई थी। क्लियर दोस्तों, मैं 2010 से आपको दो क्वेश्चन बताता हूँ। अगर आपके एग्जाम में आए कि एनजीटी कब बना था दोस्तों, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में बना था और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, भारत में पर्यावरण से जुड़े हुए जो भी कानूनी मुद्दे उनकी सुनवाई एनजीटी करता है। और 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु बनाया गया था। तो हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कब बना था, 2010 में बना था, ये भी आप याद रखिएगा। कभी आपने रुपए का संकेत देखा होगा ये वाला, तो रुपए का संकेत भी कब स्वीकार किया गया था, 2010 में स्वीकार किया गया था। तो ये भी आप याद रखना, स्वावलंबन योजना 2010 में आई थी, एनजीटी 2010 में बनाया, हाथी राष्ट्रीय विरासत पशु बना था और 2010 में ही रुपए का संकेत अपनाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ड्यूटी बैंक का आशय क्या है दोस्तों, ड्यूटी बैंक का आशय क्या है, तो इसका जवाब होगा आपका निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी, निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी करना ड्यूटी ड्रा बैंक कहलाता है। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं निर्यात और आयात की। तो क्या आपको पता है कि भारत में आयात निर्यात बैंक कब बना है, भारत में आयात निर्यात बैंक कब बना था। तो दोस्तों आपको याद रखना है, भारत में आयात निर्यात बैंक बना था 1982 में। आयात निर्यात बैंक भारत में कब बना, 1982 में। इसका मुख्यालय मुंबई में। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 20, क्या कहा गया है दोस्तों, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है। तो भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र है, इसकी स्थापना कब क्यों हुई है, तो निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए, निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं व्यापार की। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO कब बना था, तो विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को बना था। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। तो ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी,
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिहार के किस जिले में विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो विधानसभा सीटें हैं वो किस जिले में है दोस्तों? पटना में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पटना। दोस्तों मैं बात करूं विधानसभा की, किसी राज्य की विधानसभा की न्यूनतम सीटों की संख्या 60 हो सकती है और अधिकतम सीटों की संख्या 500 हो सकती है, अपवाद को छोड़कर, ये भी आप याद रखना। ठीक है, और विधानसभा का मेंबर बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होना जरूरी है। 25 साल की एज में आप विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में शहरों के निर्माण एवं क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बिहार के क्वेश्चन ज़्यादा मिल रहे हैं इसमें आज के, तो ये इसका सही जवाब होगा दोस्तों टर्सरी रोहतास बांका, ये सही नहीं है। ठीक है, टर्सरी रोहतास बांका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का जो मतलब शासन व्यवस्था थी उसको लेके ब्रिटेन के जो राज था या रानी थी उसको दे दिया गया। तो कौन सा अधिनियम था? इसका सही जवाब होगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। और ये कहाँ पढ़ा गया था? ये इलाहाबाद में पढ़ा गया था। इलाहाबाद में मिंटो पार्क में जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी हुआ था, इसको पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने। और इस दौरान इलाहाबाद भारत की एक दिन के लिए राजधानी बना। साथ साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी, ये शासन सीधा किसके हाथ में दे दिया गया? ब्रिटेन के क्राउन के हाथ में दे दिया गया था। तो 1858 इसका सही जवाब है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया था? दोस्तों संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित किया था, वो पारित किया था आपका 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। और ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव ये पेश किया गया था। और इसको स्वीकृति कब मिली थी? 22 जनवरी 1947। दोस्तों ये उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारे संविधान की प्रस्तावना बना है। हमारे संविधान की प्रस्तावना बना है, ये भी आप याद रखना। क्वेश्चन आए आपको तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पे संविधान सभा के बारे में, अगर क्वेश्चन आए कि संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, तो 389 कुल सदस्य निर्धारित किए गए। इसमें महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं थी। और भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन जो आया था इसके तहत बनाई गई है। कैबिनेट मिशन के तहत बनाई गई है, ये भी आप याद रखना। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए जो योग्यताएं निर्धारित की गई है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो आपको याद रखना है वह भारत का नागरिक हो, ये भी सही है। उसके बाद में आपको बताना है वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, चलो ये भी सही है। वह राज्यसभा का चुने जाने की योग्यता रखता हो, गलत है। किसी के लाभ के पद पर ना हो, ये भी आपका सही है। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा दोस्तों? लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, योग्यताओं के निम्न में कौन सा कथन सही है? तो भारत का नागरिक हो, ये तो होता है। अच्छा, इन्होंने एक शब्द पूछा दोस्तों, सॉरी, यहाँ पूछा जन्म से भारत का नागरिक हो। दोस्तों जन्म से भारत का नागरिक हो ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं किया गया। ठीक है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये आपका सही है। उसके बाद में आपका राज्यसभा सदस्य चुने जाने के योग्य हो, ये आपका गलत है। लाभ के पद पर ना हो, ये आपका सही है। तो मतलब दूसरा और चौथा आपका सही है। ध्यान रखना राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी नहीं है, ये भी आप याद रखना। क्लियर। और अभी भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ये भारत की राष्ट्रपति हैं और ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, 15वीं राष्ट्रपति हैं ये। और ये संथाल जनजाति संबंधित है, संथाल जनजाति से संबंधित है द्रौपदी मुर्मू, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर। अच्छा, किसको हराया था इन्होंने? यशवंत सिन्हा को हराया था। द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को हराया था, ये भी आप याद रखना। क्लियर हुआ दोस्तों। भारत का पहला नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है, तो ये आप याद रखिएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 और 4 जो कथन है वो आपके सही है। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है बॉस, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।